अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनाइजेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इम्यूनाइजेशन को पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन को पढ़ेंगे, कौन कौन से डिसऑर्डर वैक्सीन से ट्रीट किए जाते हैं वो पढ़ेंगे, शेड्यूल ऑफ वैक्सीनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट्स है, देख लेते हैं हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। हम लोग EPI को डिस्कस करेंगे, इम्यूनिटी की टाइप्स को पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल और कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, ऐसी कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनको वैक्सीन से ट्रीट किया जा सकता है उन्हें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रेपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स पढ़ेंगे, कैसे वैक्सीन्स को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे उनको एडमिनिस्टर किया जाता है, उसकी प्रॉपर शेड्यूल है वैक्सीन शेड्यूल, उसको पढ़ेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन किन पेशेंट्स को हमने कौन सी वैक्सीन नहीं देनी होती, कौन सी वैक्सीन किन पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वैक्सीन्स के वो पढ़ेंगे। प्रेपरेशन फॉर एन इम्यूनाइजेशन सेशन, इम्यूनाइजेशन सेशन के लिए प्रेपरेशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, हम लोग हमेशा वैक्सीन्स के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें स्टोर कैसे किया जाता है उससे मैनेजमेंट वो पढ़ेंगे हम लोग। रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनिंग ऑफ कोल्ड चेन, कोल्ड चेन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, तो वही मैंने आपको बताया कि स्टोरेज ऑफ वैक्सीन पढ़ेंगे। और कोल्ड चेन में मतलब वैक्सीन को स्टोर करने में नर्स का क्या रोल होता है वो पढ़ेंगे। मोटिवेशन क्या है फॉर इम्यूनाइजेशन इन द कम्युनिटी वो पढ़ेंगे। हेल्थ एजुकेशन इन एन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पोस्ट वैक्सीनेशन टीचिंग एंड हेल्थ एजुकेशन इन एन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इम्यूनिटी की डेफिनेशन। इम्यूनिटी किसे कहते हैं? इम्यूनिटी इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी और द रिएक्शन ऑफ द बॉडी टुवर्ड एनी सब्सटेंस और नॉन सेल्फ, मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी एंटीजन अगर जब हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म हमें प्रोटेक्ट करता है डिसऑर्डर से और डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करता है, उस एंटीजन से अगे टॉक्सिन से फाइट करता है, उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज नॉन सस्केप्टिबिलिटी टू गिवन अ डिजीज़ और गिवन ऑर्गेनिजम्स, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, कोई भी ऐसे एंटीजन जो हमारे लिए हार्मफुल है, डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करता है हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म, उसे हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। और इसी वजह से हम इसे नॉन सस्केप्टिबिलिटी भी कहते हैं टू अ गिवन डिजीज़ और अ गिवन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनिटी की टाइप्स। इम्यूनिटी की टाइप्स में हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, और इन्हें नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, और एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल इम्यूनिटी, मैटरनल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी जो वो इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ बेबी में प्रेजेंट होती है, इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी एंड इज़ रेफर टू एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी कन्वेड टू फीटस बाय इट्स मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है ना वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है बॉडी में, ऐसी इम्यूनिटी होती है जो मदर टू फीटस ट्रांसफ़र होती है। मैटरनल एंटीबॉडीज़ आर पास्ड, और जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं मतलब मदर की एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के ज़रिए फीटस में ट्रांसफ़र होती हैं और उसकी इम्यूनिटी क्रिएट होती है, उसको भी हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। इनेट इम्यून सिस्टम आल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में बाय बर्थ चीज़ प्रेजेंट होती है, जो हर एक शख्स में होती है, उसे हम लोग नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। कुदरती तौर पर जो हमारी बॉडी में किसी चीज़ का प्रेजेंट होना मतलब नॉन स्पेसिफिक, तो इस वजह से इसे इन नेचुरल इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है और इन बॉन्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इसमें हमारी स्किन आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आ सकती है, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो बाय बर्थ प्रेजेंट और एंटीजन और टॉक्सिन्स के अगेंस्ट फाइट कर रही है और हमारी बॉडी को डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट कर रही है, डिसऑर्डर्स को डिजीज़ को प्रिवेंट कर रही है, नेचुरल इम्यूनिटी में आते हैं। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती, इसी वजह से इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है हर शख्स में, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है जो हर शख्स में प्रेजेंट बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती। हमें कोई डिसऑर्डर होता है, कोई एंटीजन या टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं,
तो उससे फ़ाइट करने के बाद हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप होती है, एंटीबॉडीज़ बनते हैं, उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब डिसऑर्डर होने से पहले जो बॉडी में इम्यूनिटी है वो इनेट इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। लेकिन डिसऑर्डर होने के बाद, कोई एंटीजन बॉडी में एंटर होने के बाद, कोई टॉक्सिन्स, कोई पॉइजन्स होने के बाद हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी क्रिएट होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जिसे हम लोग स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कहते हैं। ऑब्टेन्ड इथन फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स, मतलब अब एंटीबॉडी बन रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर एंड एंटीजन, एंटीजन के एक्सपोजर के बाद, आर फ्रॉम वैक्सीनेशन एंड अटैक ऑफ एन इन्फेक्शन। ये वैक्सीनेशन से भी हमारी बॉडी में आती है। इसकी भी आगे से दो टाइप्स हैं, नेचुरली और आर्टिफिशियली। नेचुरली वो होती है कि कुदरती तौर पर हमें कोई बीमारी हुई है, जैसे कि चिकन पॉक्स होना, कोई क्लिनिकल इन्फेक्शन होना के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गए और इम्यूनिटी डेवलप हुई, उसे बाय नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने कोई वैक्सीन ली है या फिर कोई वीक एंटीजन हमारी बॉडी में, वैक्सीन में क्या किया जाता है कि वीक एंटीजन जहाँ पे हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, वो वीक एंटीजन जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो डिसीज़ तो कॉज नहीं करते, वो क्या करते हैं कि डिजीज़ कॉज नहीं करते, लेकिन हमारी बॉडी के जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसके साथ फाइट करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और मेमोरी सेल्स क्रिएट होते हैं। वो मेमोरी सेल्स से जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बनती है, फिर उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। नेक्स्ट टाइम जब हमारी बॉडी में वो डिसऑर्डर आता है या कोई एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी ने उसकी पहचान कर ली है और अब वो उसके साथ फ़ाइट करेगा, क्योंकि वो उसे पहचान लेगा कि मैंने पहले भी इससे फ़ाइट की थी और पहले उसके खिलाफ हमारी बॉडी में पहले से आर्मी प्रिपेयर्ड है, एंटीबॉडी बने हुए हैं, तो उससे फ़ाइट। इस मेथड से जो एंटीबॉडी इम्यूनिटी बनती है उसे आर्टिफिशियली बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आगे हमारे पास है पैसिव इम्यूनिटी, कैन अक्कर नेचुरली भी होती है और ये एक्वायर्ड भी। मैन मैटरनल, ये नेचुरली भी होती है और आर्टिफिशियली भी होती है, ये बात याद रखना पैसिव इम्यूनिटी में। कैन अक्कर नेचुरली व्हेन मैटरनल एंटीबॉडीज़ आर ट्रांसफॉर्म्ड टू फ्रॉम फीटस। ये नेचुरली तब होती है जब एंटीबॉडीज़, मदर के एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के जरिए फीटस में ट्रांसफ़र होते हैं। इन अदर वर्ड, बॉडीज डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, कह रहे हैं कि बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं किए, and induced artificially when high level of antibodies specific to a pathogens or toxin are transformed to non-immune persons through blood। अब ये नेचुरली कब है और आर्टिफिशियली कब है? पैसिव इम्यूनिटी को हम लोग नेचुरली कब कहते हैं और आर्टिफिशियली कब कहते हैं? मैटरनल एंटीबॉडीज़ जब फीटस में ट्रांसफ़र हुए तो उसे नेचुरली कहेंगे, लेकिन जब हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ एडमिनिस्टर किए कंटेनिंग अ प्रेपरेशन प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़, जो कि हम लोगों ने आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किए हैं, वो एंटीबॉडी जब हम लोगों ने ट्रांसफ़र किए किसी भी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट किए, तो जो कि इम्यूनिटी बनी वो आर्टिफिशियली बाय पैसिव इम्यूनिटी बनी। अब इसे हम एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। इम्यूनिटी की दो टाइप है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट क्या होती है? बाय बर्थ होती है। एक्वायर्ड जो डिसऑर्डर होने के बाद हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई, वो एक्वायर्ड। एक्वायर्ड की दो टाइप्स हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में खुद एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं हमारी बॉडी में, और एक्वायर्ड में हम बाहर से एंटीबॉडी इंजेक्ट कर रहे हैं। अब दो तरह की इसके आगे से टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल आर्टिफिशियल, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। अब जो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है और ख़ुद हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनती है। और आर्टिफिशियली क्या, इम्यूनाइजेशन किए जा रहे हैं वैक्सीन दे के। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है वैक्सीन दे के किसी की इम्यूनिटी डेवलप करना। पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरली मदर टू फीटस एंटीबॉडी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और आर्टिफिशियली एंटीबॉडी फ्रॉम अदर सोर्सेज, बाहर से आर्टिफिशियली मतलब कि लैब में एंटीबॉडी को प्रिपेयर किया जा रहा है और किसी पर्सन में इंजेक्ट किया जा रहा है, और जो इम्यूनिटी बन रही है उसे हम लोग एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहेंगे। और नेचुरल कब कह रहे हैं? जब मदर के एंटीबॉडी फीटस में जा रहे हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन्होंने थोड़ा सा जो मैंने आपको पहले समझाया इधर थोड़ा सा डेफिनेशन में इस स्लाइड में लिखा हुआ था कि आपको सही से समझ आ जाए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं, नेचुरली और आर्टिफिशियली। उनकी भी आगे से दो टाइप है, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव। अब जो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें एंटीजन बॉडी में एंटर होते हैं नेचुरली तौर पर और एंटीबॉडी खुद बनती है।
और पैसिव में एंटीजन एंटर नहीं होते, एंटीबॉडी ही एंटर होती है, बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव में एंटीजन इंट्रोड्यूस्ड होते हैं इन वैक्सीन्स के जरिए प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। और पैसिव में आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इन इम्यून सीरम इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी बाय इंजेक्शन। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एंटीजन। एंटीजन कोई भी ऐसा टॉक्सिन, कोई भी ऐसा फॉरेन सब्जेक्ट या फिर कोई भी हार्मफुल एंटीजन हो, कोई भी हार्मफुल चीज़ हो सकती है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। कोई भी ऐसा टॉक्सिन या फिर फॉरेन सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी में जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। हेप्टेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं विच व्हेन कंबाइंड विद द लार्जर कैरियर, जो कि कंबाइन करते हैं किसके साथ, लार्जर कैरियर के साथ, जैसे कि प्रोटीन है, कैन इलिसिएट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ को विच बाइंड स्पेसिफिकली टू इट। ठीक है। और एंटीबॉडी एंटीजन के हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने से जो चीज़ बनती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन ने जिनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया, इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, उसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं ना, ये वाई शेप्ड होते हैं। इन्होंने लिखा एंटीबॉडी इज़ आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ अ लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन होती है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करती है, हमारी बॉडी को डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, उसी एंटीजन को किल करती है जिसने उसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया, स्टार्ट किया। ठीक है। आगे हमारे पास है वैक्सीन। वैक्सीन होता है ना, ऐसे एंटीजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पेशेंट कह सकते हैं। देखिए वैक्सीन में हम सिंपल वर्ड में देखें ना तो ये वीक एंटीजन होते हैं, वीक या फिर हाल्फ किल एंटीजन होते हैं। इतने वीक एंटीजन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में खुद इंजेक्ट किए जाते हैं, मेडिकली हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि उनको डिसऑर्डर से प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। ये मैंने पहली स्लाइड में आपसे डिस्कस किया है इम्यूनिटी में कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एंड एंटीजेनिक सब्सटेंसेस है प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉजेटिव एजेंट। देखिए कॉजेटिव एजेंट मतलब उसी एजेंट से बनते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, हम उन्हीं को हाल्फ किल किया जाता है, वीक किया जाता है और उन्हीं जो डिसऑर्डर उन्होंने काज करने हैं उस डिसऑर्डर्स के खिलाफ उन्हें यूज़ किया जा रहा है। एंटीजेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ डिजीज आर साइंटिफिक सब्सटीट्यूट यूज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और सेवरल डिजीजेज। और वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, ट्रीटमेंट विद द वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। मतलब वैक्सीन के ज़रिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करना और अगेंस्ट डिजीज़ के अगेंस्ट, उस प्रोसेस को हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। इट इज़ और इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं, इट इज़ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी बोथ एंड इन दिस वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन बोथ आर गिवन। डिजीज़ आर रैबिज, ये डिजीज़ उन्होंने बताया है। इम्यूनाइजेशन होते हैं ना, ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है, बोथ एंड इन दिस वैक्सीन इम्यूनोग्लोबुलिन बोथ आर गिवन to infant who had born to a mother having hepatitis B. A doctor, medical student who is picked from the hepatitis B patients are tetanus patients. आगे हमारे पास है इनोक्यूलेशन किसे कहते हैं। जो इनोक्यूलेशन का मतलब होता है कि इनोक्यूलेशन इज द एक्ट ऑफ पुटिंग अ वैक्सीन और जर्म इनटू द बॉडी टू हेल्प इट लर्न टू फाइट द डिजीज़। हमारी इनोक्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसेस के ज़रिए हमारी बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी इस चीज़ को सीख ले, लर्न कर ले कि हाउ टू किल द इन्फेक्शन, हाउ टू फाइट विद द जर्म्स, हाउ टू फाइट विद द टॉक्सिन्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो उस प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, इनोक्यूलेशन। एक बार फिर समझ लें, इनोक्यूलेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के ज़रिए हमारी बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी सीख ले, लर्न कर ले हाउ टू फाइट इन्फेक्शन, हाउ टू किल टॉक्सिन, एट्सेट्रा एंड हाउ टू प्रोटेक्ट बॉडी एंड प्रिवेंट डिसऑर्डर्स। उसे इनोक्यूलेशन कहते हैं ऐसे प्रोसीजर को। और कम्युनिटी इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है, जब सेम पॉपुलेशन, हर्ड इम्यूनिटी इज व्हेन सम मोस्ट पीपल इन द कम्युनिटी बिकम इम्यून टू अ डिजीज़।
so the spread of the disease stops and even those who are not vaccinated are protected। herd immunity का मतलब होता है कि एक कम्युनिटी है, उस पूरी कम्युनिटी को वैक्सीनेशन दी जाती है किसी स्पेसिफिक डिसऑर्डर के ज़रिए। उन पूरी कम्युनिटी में इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। हर्ड इम्यूनिटी से कहते हैं ग्रुप में किसी को। हर्ड इम्यूनिटी पूरी कम्युनिटी की बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप की जा रही है वैक्सीनेशन दे के, ताकि क्या कहते हैं उनको एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर से बचाया जा सके, एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर को फैलने से रोका जा सके, स्प्रेड से रोका जा सके। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी इम्यूनिटी, यहाँ पे लास्ट में लिखा था प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी इम्यूनिटी अप्लाइज टू कंट्रोल अ वैरायटी ऑफ कंटेजियस डिसीजेस, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही होती हैं, उनको फैलने से रोकने के लिए स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनिटी डेवलप की जा रही है, इंक्लूडिंग इसमें इन्फ्लुएंजा फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मर्प्स, रोटावायरस एंड निमोनोकोकल डिजीज़ है। आगे हमारे पास है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, EPI किसे कहते हैं। देखें जो EPI है ना, EPI जो ना WHO ने 1974 में स्टार्ट किया था। EPI को WHO ने 1974 में शुरू किया था। पाकिस्तान में जून 1978 में WHO और यूनिसेफ के ज़रिए शुरू हुआ था। यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, इसकी प्रॉपर एब्रीवेशन ये है। अब आपने इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझना है, रट्टा नहीं मारना। सबसे पहले EPI को 1974 में WHO ने स्टार्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान में EPI कब स्टार्ट हुआ? 1978 जून 1978 में किसने किया? WHO और यूनिसेफ ने। इसका मकसद क्या था? अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। बच्चों को ना, इसका मकसद ये था, EPI को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनको डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट किया जा सके, मतलब डिफरेंट डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप की जा सके। अब वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनके खिलाफ सबसे पहले वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई थी एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन में, जिसमें TB था, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, पोलियो था, डायफिथेरिया था, पर्ट्यूसिस था, जिसे हम वूपिंग कफ भी कहते हैं, टेटनस था, मीजल था, जिसे हम लोग खसरा कहते हैं। ठीक है, फिर नए वैक्सीन ऐड दो लास्ट टाइम लिखा है कि इन 2002 में प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड हेपेटाइटिस B वैक्सीन विद द सपोर्ट फ्रॉम द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, मतलब 2002 में हेपेटाइटिस B की वैक्सीन को ऐड किया गया था। किसकी मदद से? अलायंस की मदद से 2002 में हेपेटाइटिस B की वैक्सीन को इस प्रोग्राम में ऐड किया गया था। आगे 2006 में 4 वैक्सीन मिलाकर एक वैक्सीन बना दिया गया था, जिसे हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं। अब उनके नाम भी लिखे हुए हैं कौन कौन सी वैक्सीन। 2006 में 4 वैक्सीन को मिलाकर एक वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। फिर 2008 में सेकंड में लिखा हुआ है दिस वाज लेटर स्विच्ड इन 2008 टू द पेंटावैलेंट। टेट्रावैलेंट को 2006 में 4 वैक्सीन मिलाकर एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन बना दिया गया था। 2008 में इसे और बेहतर बनाया गया था, पेंटावैलेंट के नाम से वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई गई थी। फिर उसके बाद 2013 में रोटावायरस वैक्सीन भी ऐड किया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वैक्सीन, ये जो EPI प्रोग्राम था जो WHO ने स्टार्ट किया था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, और जो 1974 में EPI ने WHO ने स्टार्ट किया था 1974 में, और 1978 में यूनिसेफ ने और WHO ने इसे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था। इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव ये थे कि प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी, मतलब कि डेथ रेट को कम किया जा सके, सबसे पहले तो ये मकसद था। दूसरा कि मोर्बिडिटी को, डिजीज़ रेट को कम किया जा सके फ्रॉम द 8 EPI टारगेट डिजीज़, जो कि डिजीज़ मैंने आपको शुरू में बताई हैं कि कौन सी डिजीज़ को टारगेट किया गया था कि इनको कम किया जा सके। मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज़ रेट को कम किया जा सके, और कौन सी डिजीज़ को टारगेट किया था? TB की, पोलियो की, डायफिथेरिया की, पर्ट्यूसिस की, टेटनस की, मीजल्स की। बाद में हेपेटाइटिस B की और अदर डिजीज़ को पेंटावैलेंट, टेट्रावैलेंट वैक्सीन के जरिए टारगेट किया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा
कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम क्या वो ये थे, इंटरप्शन ऑफ पोलियो वायरस बाय 2012, एलिमिनेशन ऑफ न्यू नेटल टेटनस, मतलब न्यू नेटल टेटनस को ट्रीट किया जा सके, उसको स्प्रेड से रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, उसके अगेंस्ट फाइट की जा सके, बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप की जा सके उसके अगेंस्ट बाय 2015 से 2015 से। एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स, मीजल्स को फैलाव से रोका जा सके, बच्चों में उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप की जा सके, जिसे हम लोग खसरा भी कहते हैं। मीजल्स को क्या कहते हैं हम लोग, खसरा कहते हैं आम ज़ुबान में। रिडक्शन ऑफ डायफिथेरिया, पर्ट्यूसिस एंड चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, बच्चों में जो टीबी हो जाती है उसको मिनिमम करना है लेवल है, सो दैट दे डू बिकम अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन रही है, उसको ट्रीट करना है, उसको बच्चों में उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करनी है, वैक्सीनेट करना है बच्चों को, ताकि वो स्प्रेड से उसे रोका जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। कंट्रोल ऑफ अदर डिजीजेज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैक्सीन इन EPI एंड व्हेन दे बिकम अवेलेबल यूजिंग EPI एज स्पीयरहेड फॉर प्रमोटिंग अदर प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़। उन्होंने एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन को दूसरे प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए भी यूज़ किया था। उन्होंने एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये भी था कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन को दूसरे प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए भी यूज़ किया जा सके। फिर इंटीग्रेटिंग EPI इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, ये हमने क्या किया है, इनके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं। इसके बाद हमारे पास है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। इसमें हमारे पास सबसे पहले बेबी के मंथ लिखे हुए हैं कि कौन से मंथ में पैदाइश के वक्त, फिर देन कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, कौन से एज ग्रुप में से कौन सी वैक्सीन लगेगी, ठीक है। उन वैक्सीन के नेम दिए गए हैं। उसके बाद कि वो वैक्सीन कितने डोज में लगेगी, फिर कौन से रूट यूज़ करके लगेगी, मतलब इंट्रामस्कुलर लगेगी, PO का मतलब होता है कि ओरल मुंह में ड्रॉप्स दिए जाते हैं, उसके ज़रिए लगेगी। ये इस सब SC का मतलब है सबक्यूटेनियस लगेगी। अब इन्हें स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ये आपने ध्यान से सुनना है इसको और ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। सबसे पहले हमारे पास है कि बर्थ पर, जब बेबी पैदाइश के वक्त, जब बेबी पैदा होता है उसको कौन सी वैक्सीन लगती है, उसको BCG और OPV वैक्सीन लगती है। अब बताती हूँ इसका पर्पस क्या होता है। BCG होती है ना, ये TB से बचाने के लिए होती है, और जो OPV होती है ये पोलियो से बचाने के लिए होती है। अब देखिए, एक बेबी है, जब वो पैदा होता है उसको 2 वैक्सीन लगती हैं, BCG और OPV। BCG किससे बचाने के लिए होती है, पोलियो से BCG किससे बचाने के लिए होती है, TB से बचाने के लिए होती है। OPV किससे बचाने के लिए होती है, पोलियो से बचाने के लिए होती है। दोनों का कितना डोज लगता है, BCG का लगता है 0.05 ml और OPV का कितना लगता है 2 ड्रॉप्स। BCG कैसे लगती है, इंट्राडर्मल और डेल्टोइड मसल में लगती है, और OPV कैसे लगती है, बाय ओरल मुंह में 2 ड्रॉप, ठीक है। जब नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है वो है 6 वीक का बेबी। जब बेबी 6 वीक का हो जाता है, मतलब 6 हफ्तों का हो जाता है जब बेबी, तब उसे 3 वैक्सीन लगती हैं, DPT, Hep B, HIV, जो कि डायफिथेरिया के लिए होती है, टेटनस के लिए होती है, पर्ट्यूसिस के लिए होती है, हेपेटाइटिस B के लिए होती है, ठीक है। दूसरी OPV जो कि पोलियो के लिए होती है। तीसरी PCV जो कि निमोनिया से बचाती है। इन सब के डोज होते हैं ना 0.5 ml के इंजेक्शन लगते हैं, और OPV के 2 ड्रॉप लगते हैं बाय ओरल, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया। आगे जब हमारे पास बेबी 3rd कॉलम है, जब बेबी 10 वीक का हो जाता है, मतलब 10 हफ्तों का हो जाता है, तब उसे कौन सी वैक्सीन लगती हैं, उनके नाम दिए गए हैं। देखिए, सम वैक्सीन लगती हैं DPT, Hep B, HIV, OPV और PCV प्लस रोटा वायरस की वैक्सीन लगती है, जो कि डायरिया से बचाती है। डोज कितना होता है, 1 ml ओरल और बाकी सबका 0.5 ml के इंजेक्शन। जब बेबी 14 हफ्तों का हो जाता है, 4 हमारे पास आ गया है, जब बेबी 14 हफ्तों का हो जाता है, फिर से वही 4 वैक्सीन रिपीट होती हैं जो पहले लगी थी जब बेबी 10 हफ्तों का था। अब 14 हफ्तों का हो गया, वही वैक्सीन जो थी, जो पहले 4 वैक्सीन लगी थी, उन्हीं का डोज रिपीट होता है। अब जब बेबी 9 मंथ का हो जाता है ना, तब उसे मीजल्स की वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। 0.5 ml लगाते हैं। खसरा की वैक्सीन जो कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है, सबकट में इंजेक्शन लगता है।
और 0.5 ml लगता है किसका, खसरा का। कब लगता है, जब बेबी 9 मंथ का हो जाता है, 9 मंथ का हो जाता है, 9 महीनों का। अब इससे आगे जब बेबी 12 महीनों का हो जाता है, मतलब 1 साल का हो जाता है, तब उसे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगती है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगती है। दोनों का डोज 0.5 ml और इंजेक्शन लगता है। जब इसके बाद बेबी जब 15 मंथ का हो जाता है, 15 मंथ 15 महीनों का हो जाता है, उसे MMR वैक्सीन लगती है 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूप में। अब MMR का मतलब क्या होता है, MMR का मतलब होता है मीज़ल, मम्प्स, रूबीला। फिर से एक बार सुन लें, MMR का मतलब क्या होता है, मीज़ल, मम्प्स और रूबीला। PCV निमोनिया के लिए लगती है। दोनों का डोज 0.5 ml लगता है। अब इसके बाद जब 18 मंथ का बेबी हो जाता है, मतलब 1.5 साल का, 18 मंथ का बेबी हो जाता है, 1.5 साल का हो जाता है, उसे DTAP लगता है प्लस HIV रिपीट डोज लगता है। OPV पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस ए का सेकेंड डोज लगेगा। सब ये 0.5 ml इंजेक्शन और OPV 2 ड्रॉप बाय ओरल। जब बेबी 2 साल का हो जाता है, उसे टाइफाइड वैक्सीन लगती है, टाइफाइड लगती है। आप देखें नीचे से चौथा कॉलम है टाइफाइड। जब बेबी कितना हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, तब उसे टाइफाइड की वैक्सीन लगती है, टाइफाइड बुखार से बचाने के लिए। 0.5 ml का इंजेक्शन लगता है इसका, टाइफाइड की वैक्सीन का। कब लगता है, जब बेबी 2 साल का हो जाता है। कहाँ लगता है, इंट्रामस्कुलर IM में। अब इसके बाद है लास्ट थर्ड कि जब बेबी 4 से 6 साल का हो जाता है, उसे DTAP, डाइफिथेरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस की वैक्सीन लगती है। जहाँ पे थर्ड लास्ट पे है कि जब बेबी, नीचे से देखें ना तो थर्ड है, नीचे से स्टार्ट करें तो थर्ड वाला कॉलम, 4 to 6 ईयर, 4 से 6 साल का जब बेबी हो जाता है, उसे DTAP का मतलब होता है डाइफिथेरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस का इंजेक्शन लगता है। कितना, 0.5 ml का। कहाँ लगता है, इंट्रामस्कुलर। और चिकन पॉक्स का लगता है, वैक्सीन लगती है 0.5 ml। कहाँ लगती है, सब कट में। OPV हमें पता है पोलियो के 2 ड्रॉप, PO का मतलब होता है ओरल, मुंह में 2 ड्रॉप, ठीक है। अब जब इसके बाद बेबी 10 से, सेकेंड लास्ट है, बेबी जब 10 से 12 साल का हो जाता है, उसे MMR का लगता है सेकेंड डोज, मीज़ल, मम्प्स, रूबीला। MMR का मतलब होता है मीज़ल, मम्प्स और रूबीला। 0.5 ml का इंजेक्ट डोज है। कहाँ लगेगी, सब कट में। और लास्ट है 14 to 16 ईयर। देख ले कहाँ से वैक्सीन स्टार्ट हुई थी, जब बेबी पैदा हुआ था। अब कहाँ पर वैक्सीन की चेन ख़त्म हुई है, कहाँ पर उसकी लास्ट डोज वैक्सीन लगेगी, जब बेबी 14 से 16 साल का हो जाता है, तब लड़कियों के लिए खासकर TT, टेटनस टॉक्सोइड का, MMR थर्ड डोज लगेगा, MMR का 0.5 ml इंजेक्शन। अब इसके आगे हमारे पास है डोज TT की वैक्सीन को डिस्कस किया। TT1 डोज, TT2 डोज, TT3, TT4 और TT5। TT1 डोज कब लगता है, एट फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद वुमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज एज अर्ली पॉसिबल इन द प्रेगनेंसी। जब उसकी प्रेगनेंसी पॉसिबल होने वाली हो, जब चाइल्ड बेरिंग एज में हो वुमेन, तब उस वुमेन को लगता है TT का 1 डोज। तब सेकेंड डोज लगता है उसके 4 हफ्तों के बाद। जब TT1 लगा उसके 4 हफ्तों के बाद दूसरा डोज लगेगा, जो कि 3 साल तक फीमेल को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और उस डोज के 6 महीनों के बाद लगेगा थर्ड डोज, जो कि 5 साल तक प्रोटेक्ट करेगा। अब तीसरे डोज के 1 साल बाद चौथा डोज लगेगा, जो कि 10 साल तक प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। और अब चौथे डोज से 1 साल बाद लगेगा 5वां डोज, जो कि ऑल चाइल्ड बेरिंग ईयर प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे लास्ट करते हैं। आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, हम इससे आगे पढ़ेंगे।